नमस्कार, स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी रांची में उपद्रवियों के पोस्टर लगाने और फिर उतारने को लेकर बहस तेज हो गई है। पोस्टर प्रकरण में राजभवन और सरकार आमने सामने नजर आ रही है और इस बहस के बीच सत्ताधारी जेएमएम कांग्रेस अलग अलग राग अलाप रही है। जेएमएम की दलील है कि पोस्टर से समाज में विद्वेष फैल सकता है, वहीं कांग्रेस कहती है कि अगर कोई बच्चा गलती करता है तो उसे समझाने की जरूरत है। अब यहाँ पर सवाल यह है कि पत्थरबाजों का आखिर ढाल कौन बन रहा है? पोस्टर उतारे जाने की वजह जनता को क्यों नहीं बताई जा रही? रिपोर्ट देखिए। जहाँ तक पोस्टर का सवाल है, पोस्टर लगे और उतरे तो पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है और संशोधन होगा। और जहाँ तक सरकार और राज्यपाल के अधिकार का विषय है, तो राज्य सरकार को क्या अधिकार है, राज्यपाल को क्या अधिकार है, ये मैं बहुत विस्तार में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं राज्यपाल महोदय के अधिकार का बोध नहीं करा सकता। जाहिर है सरकार और राजभवन के अधिकार पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन सवाल रांची के उन गुनहगारों पर है जिनका पोस्टर चंद मिनट में उतार लिया गया। जेएमएम को लगता है कि पोस्टर से समाज में विद्वेष की भावना फैल सकती है। अब सवाल ये रहा कि पोस्टर में जिस तरह से सामने मामले आए और प्रतिक्रियाएं आई, निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन को, सरकार को ये देखना चाहिए कि इस तरह की कार्रवाई से कहीं समाज में विद्वेष तो नहीं फैल रहा है। जुमे की नमाज के बाद रांची थर्रा उठी। 1200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, मंदिरों पर हमला किया गया, रांची की आबो हवा में जहर घोल दिया गया और कांग्रेस को लगता है जैसे किसी बच्चे ने गलती की हो। ठीक वैसा ही रांची में हिंसा हुई। राज्यपाल को समझना चाहिए। ऐसे में गवर्नर साहब को भी निश्चित रूप से, चूंकि वो अभिभावक हैं हमारे, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो कुछ सलाह दें, लेकिन राजनीतिक एजेंडे के तहत नहीं। मानवता और अभिभावक के तहत अगर कोई बच्चे ने गलती की है तो जो घर के दादाजी होते हैं, जो अभिभावक होते हैं, वो थप्पड़ मारने का आदेश नहीं देते हैं, समझाते हैं, समझाने की बात करते हैं। क्या सच में 10 जून को जो हुआ वो बचपना में की गई हिंसा थी? क्या सच में पत्थरबाजों के पोस्टर चिस्पा करने से समाज में विद्वेष फैल सकता है? आखिर रांची को जलाने वालों को सजा क्यों नहीं देनी चाहिए? क्यों नहीं उपद्रवियों से नुकसान की भरपाई करानी चाहिए? यही सवाल बीजेपी भी कर रही है। जिस प्रकार से प्रशासन पे दबाव बनाना, इतने प्रहार होने के बाद भी, और उसके बाद भी घटना में लिपापुती करना, ये समझ से परे है। क्योंकि उसके बाद आप देखे होंगे कि अरेस्टिंग कम हुई। उनको अरेस्ट करके जो भी संपत्ति है उसका भरपाई उनके द्वारा कराना चाहिए प्रशासन को, और इस पर कड़ा से कड़ा निर्णय लेना चाहिए। और उसके बाद फिर देखिए आप पोस्टर वाली घटना, पोस्टर भी किसने चिपकाया? पोस्टर ने, प्रशासन ने चिपकाया, लेकिन फिर पता नहीं किसके दबाव में उस पोस्टर को हटा दिया गया। तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 10 जून से अभी तक रांची के 6 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू है। अभी भी लोगों की जिंदगी डर के साए में है। सत्ताधारी नेता उस विभत्स हिंसा को बच्चों की गलती से तुलना कर रहे हैं। सरकार चुप बैठी है, राज्यपाल फटकार लगा चुके हैं और सियासत है कि उबल रही है। रांची से संवाददाता अविनाश की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रांची की गलियों में आज भी 10 जून की हिंसा का सन्नाटा पसरा है। आज भी 6 थानों में धारा 144 लागू है और आज भी रांची की आबोहवा में जहर घोलने वाले पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही रांची के गुनाहगारों का पूरा हिसाब किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। जिसमें साजिश भड़काने, भीड़ जुटाने, हथियार थमाने का पूरा प्लान तैयार किया गया था। पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं, जिसमें साफ हो रहा है कि हिंसा के मास्टरमाइंड की ओर से पूरी तैयारी भी की गई थी। हिंसा को अंजाम देने के लिए विंग बनाए गए थे। भीड़ जुटाने के लिए टीम काम कर रही थी। पुलिस की टेक्निकल सेल और साइबर सेल अब पत्थरबाजों का पता खोजने में जुटी है। अभी तक 29 लोगों के ऊपर गिरफ्तारी की कार्रवाई हुई है। इसके अलावा अनेक लोगों को हमने पूछताछ के लिए भी बुलाया अलग अलग रूपों में, जिसमें कुछ विक्टिम्स भी हैं। विक्टिम्स की का भी वर्तन लिया गया है।
उसके अलावा जो हम लोग एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं वो अलग अलग दिशाओं में काम कर रहा है। हम लोगों की 2 स्पेशलाइज्ड टीम जो है, एक टेक्निकल सेल और साइबर सेल, ये दोनों जो है सोशल मीडिया पे लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। अभी तक 8 कांड दर्ज हुए हैं। इस प्रकार की जो भी चीज़ें हमारे सामने हमारी नज़र में आएंगी उनके ऊपर हम लोग जरूर कार्रवाई करेंगे। रांची प्रशासन को पहले से खबर थी कि भीड़ जुटने वाली है, बावजूद इसके हिंसा भड़की। सोच सकते हैं पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है, लेकिन गिरफ्तारी महज 29 लोगों की हुई है। यह भी समझ से परे है। हालांकि दावा तो ऐसे ही किया जा रहा है कि गुनहगार बख्शे नहीं जाएंगे। 10 तारीख को 9 तारीख को जो लोगों से बात हुई थी उसमें यही मैसेज था कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन के बाद जो है सब डिस्पर्स कर जाएंगे। उसके बाद ये लोग कहाँ से आए, कैसे मोबिलाइज हुए, ये इस सब चीज़ों पर अभी पुलिस जो है सभी तरह से मोबाइल टावर के माध्यम से, किस टाइम पर पीक में मैसेजेस हो रहे थे इंटरनेट के माध्यम से, उसको जांच कर रहे हैं। साथ ही साथ जो सीसीटीवी फुटेजेस गली गलियों में लगे हुए हैं शॉप्स के बाहर, उन सभी सीसीटीवी फुटेज से भी खंगाला जा रहा है कि किस टाइम पे वो लोग मोबिलाइज हुए। और झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने आज रांची के संकट मोचन मंदिर में पूजा अर्चना की। 10 जून को संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था। पूर्व सीएम ने घटना को लेकर सीएम हेमंत सरकार पर एक बार फिर से जोरदार हमला बोला है। साथ ही सरकार पर लापरवाही के साथ सांप्रदायिक शक्तियों के आगे नतमस्तक होने का। खदान लीज मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई। निर्वाचन आयोग ने 28 जून को मुख्यमंत्री को अपना पक्ष रखने का अंतिम मौका दिया है। हालांकि अंतिम मौका के सवाल पर जेएमएम और कांग्रेस को आपत्ति है, जबकि बीजेपी को एक बड़े फैसले का इंतजार है। रिपोर्ट देखिए। निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आखिरी अल्टीमेटम दिया है। खदान लीज मामले में 28 जून को सीएम हेमंत सोरेन को हाजिर होना होगा। अगर 28 जून को हेमंत सोरेन अपना पक्ष नहीं रखते हैं तो फिर लिखित में दी गई जानकारी पर ही निर्वाचन आयोग कार्यवाही कर सकता है। आखिरी तारीख दिए जाने के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि शायद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपनी बात रखने के लिए ये अंतिम मौका होगा। हालांकि जेएमएम अंतिम तारीख जैसी बात को खारिज कर रहा है। वकील के स्वास्थ्य का हवाला दिया जा रहा है। नहीं, अब अंतिम डेट है कि नहीं ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। ये कानूनी प्रक्रिया है, आयोग और अधिवक्ता के बीच का ये मामला है। हमको लगता है कि जो अधिवक्ता हैं उनकी तबीयत खराब है और ये सार्वजनिक भी हो चुका है, तो निश्चित रूप से जो अगला डेट है 28 तारीख, उस पर देखा जाएगा कि क्या उसमें हो सकता है। अगर आयोग का जो निर्देश होगा उस निर्देश का पालन किया जाएगा। वहीं खदान लीज मामले में सहयोगी दल कांग्रेस की दलील है कि 28 जून को क्या होगा ये तो निर्वाचन आयोग तय करेगा, लेकिन ये मामला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का नहीं बनता है। अब क्या होगा इसके बाद इसका फैसला तो चुनाव आयोग को लेना है। जहां तक पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट का मामला है, हम लोगों ने तो तमाम चीजें पहले ही हर मंच से बड़े अदब के दायरे में रह कर के भी तमाम चीजों को कहने का प्रयास किया है कि ये मामला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का है ही नहीं। तो फिर अब निर्णय लेना है चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग लेगा। जहां तक मुख्यमंत्री जी का सवाल है तो उनकी जो समस्याएं होंगी, उनके वकील की शायद तबीयत खराब है, इसको लेकर के उन्होंने अपना आवेदन दिया था, उस पर चुनाव आयोग ने कहा है 28 तक का समय। वहीं बीजेपी को लगता है कि 28 जून परिवर्तनकारी तारीख साबित होगा। खदान लीज मामले में अब सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। डेट ठीक है, संवैधानिक प्रक्रिया है और एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत सबको अपना अवसर लेने का हक है। और उसी प्रक्रिया के तहत, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रारंभ में इन्होंने कहा कि इतनी जल्दीबाजी क्यों, नोटिस, यह भी एक प्रश्न आया था। तो ये सारे चीजों को चुनाव आयोग ने, मैं समझता हूं कि इनको पूरा का पूरा अवसर मिल रहा है। और अब जिस चीज से भयभीत हो रहे हैं उसको फेस करने का समय आने वाला है, जिस प्रकार से हम लोग भी खबरों में देख रहे हैं। तो मैं समझता हूं सचमुच में यह अंतिम तारीख होगी और एक परिवर्तनकारी तारीख होगी। 28 जून को सबकी निगाहें निर्वाचन आयोग पर टिकी होंगी।
हेमंत सोरेन के रुख पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। देखना होगा वकील का हेल्थ ग्राउंड आगे भी काम आता है या फिर हेमंत सोरेन खुद हाजिरी लगाते हैं। रांची से संवाददाता अविनाश की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और गिरिडीह में शातिर लुटेरों के गैंग ने एटीएम मशीन ही उखाड़ ली, लेकिन जब उसे उठाने की बारी आई तो अपराधियों के हाथ पांव फूल गए। बड़ी मुश्किल से आधा दर्जन लुटेरों ने भारी भरकम मशीन उठाई और गेट से बाहर निकला, लेकिन जैसे ही गाड़ी से भागने लगे वैसे ही सामने से एसडीपीओ की गाड़ी आ गई और 3 लुटेरे पकड़े गए। रिपोर्ट देखिए। चार नकाबपोश अपराधी भी एक साथ मिलकर भारी भरकम एटीएम मशीन को हिला डुला नहीं पा रहे थे। तभी 5वें लुटेरे ने भी हाथ लगाया और शातिर लुटेरों की इस टोली ने नोटों से खचाखच भरे एटीएम मशीन को जमीन पर सुला दिया। फिर सबने एक साथ जोर लगाया और एटीएम मशीन के ढांचे को धीरे धीरे गेट के बाहर निकलने लगे। ये सनसनीखेज सीसीटीवी तस्वीरें इस मार्केट के एक्सिस बैंक के एटीएम की हैं, जिसे रात के अंधेरे में शातिर अपराधियों के गैंग ने निशाना बनाया। एक साथ आधा दर्जन से ज्यादा लुटेरे आ धमके और एटीएम मशीन को तार के साथ उखाड़ दिया। अब उसे उठाकर बाहर ले जाने की बारी थी तो सबने मिलकर जोर लगाया, तभी कई किलो वजनी एटीएम मशीन को बाहर ले जाया जा सका। दरअसल इसरी मार्केट के एटीएम मशीन का ये कमरा रात के समय सुनसान था। कोई गार्ड भी ड्यूटी पर मौजूद नहीं था। एटीएम लुटेरों का रास्ता साफ था। पूरी टोली ने एक साथ धावा बोला और एक एक कलपुर्जा खोलना शुरू कर दिया। सतह से लगे हिस्से को खोला गया और पूरी मशीन ही उखाड़ ली। फिर से उसे गेट के बाहर निकाला और गाड़ी पर लादकर अपने ठिकाने की ओर ले जाने लगे। तभी सामने की सड़क से आ रही एसटीपीयू की गाड़ी से लुटेरों की वैन टकरा गई। फिर क्या था, गिरिडीह पुलिस ने एटीएम मशीन के साथ इन 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ऐन मौके पर एसटीपीयू की गाड़ी नहीं आती तो ये शातिर लुटेरे लाखों के नोटों से भरी एटीएम मशीन बड़ी आसानी से यहाँ से लेकर रफू चक्कर हो जाते। बिना किसी डर और भय के इन लुटेरों ने बड़ी आसानी से एटीएम मशीन को उखाड़ लिया। लेकिन जब उसे ले जाने का मौका आया तो सामने एसडीपीओ साहब आ गए, वरना बड़ी वारदात होनी तय थी। गिरिडीह पुलिस गिरफ्तार अपराधियों के जरिए एटीएम लुटेरों के नेटवर्क तक पहुंचने की फिराक में है। एजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह।